नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ पेड क्विज हम देख रहे हैं, आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी है यूपीपीएससी आयोग के द्वारा। कंटिन्यू करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगर आपको हमारे पेड ग्रुप्स में आरओ के एडमिशन लेना है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और बहुत ही नॉमिनल फीस पे आप हमारे ग्रुप्स के साथ जुड़ करके अपनी पूरी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है 2 स्टेटमेंट है, सही को चुनना है। सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है, प्लीज़ बहुत ध्यान से देखा करिए। अब आनुवंशिक विकार जो मानव शरीर के अगर हम हिसाब से देखें, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ऐसी बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं उसको 2 श्रेणियों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला है मेंडेलियन विकार और दूसरा है क्रोमोसोमल विकार। ठीक, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है और दूसरा मेंडेलियन जो है डिसऑर्डर बोलते हैं। तो मेंडेलियन वाला सबसे कह लीजिए कॉमन टाइप है जो अक्सर लोगों के बीच में देखा जाता है, जिसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। हीमोफीलिया जो ब्लड से संबंधित होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब बीमारियों के नाम है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये तीनों ही यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं, है ना। यहाँ पे जो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बेसिक जानकारी है, इससे आप 2 स्टेटमेंट से जान सकते हैं। इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, दोनों भाषाओं में हम देखते हुए चल रहे हैं लगातार। नेक्स्ट है, वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है। एक कलर ब्लाइंड पर्सन अगर कोई है, जैसे आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, खास करके जैसे रेलवे वगैरह के एग्जाम होते हैं, क्योंकि अगर कलर ब्लाइंड कोई व्यक्ति है तो वो अयोग्य है जो है ट्रैवल वाली नौकरी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली है ना, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति कलर ब्लाइंड है वो मतलब जो है लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसको जो है डाल्टोनिज्म भी कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को। एक टर्म ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और मोस्टली जो है कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है, स्त्रियों में नहीं पाया जाएगा। स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं एक दूसरे से, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इस बेसिक चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसमें देखें कौन से सामान्य क्रोमोसोमल विकार हैं। अभी हमने जैसे ऊपर टाइप्स देखे ना 2 प्रकार के, तो अब क्रोमोसोमल विकार के जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये तीनों ही हैं। जैसे आपके क्रोमोसोम्स में है ना जो गड़बड़ी होती है, जैसे कि जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या जो नॉर्मल होती है हमारी जितने पेयर, उससे उनका पेयर ज़्यादा होता है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे उनको जो है एक तरीके से क्लासीफाई किया जाता है एज ए ट्रांसजेंडर। तो जैसे अब यहाँ पे देखिए ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि जैसे जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो 47 से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो एक ये बीमारी होती है। तो फिलहाल यहाँ पे तीनों को देखें और अगर आप चाहें तो इसको डिटेल में सर्च करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम के बारे में गलत कथन को चुनना है। ये बड़ा ध्यान से देखा करिए प्लीज़। ठीक, तो पटाऊ सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के होठ जो है ना ऐसे ऊपर का भाग जो है बीच से कटा हुआ होता है ना, देखेंगे आप ऐसा उनका कुछ होता है, नहीं तो इसकी इमेज सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है कि इसमें रोगी के जो है ऊपर का होठ है बीच से कटा होता है और इस रोग में है ना जो रोगी होगा मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से भी प्रभावित हो सकता है, इसको पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक है, कोई गलत नहीं है। अब फिर से देखें, गलत कथन को देखना है। आरएनए और ये डीएनए विषाणु दोनों ही मानव में कैंसर पैदा करने में सक्षम है। तो वायरसेस जो डीएनए बेस हों या आरएनए बेस हों, दोनों ही कैपेबल होते हैं ह्यूमन बॉडी में कैंसर की बीमारी को कह लीजिए पैदा करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लिम्फोट्रॉफिक वायरस का एग्जांपल ले लेते हैं और हेपेटाइटिस सी वायरस का एग्जांपल ले लें। ठीक, तो क्या है ये लोग, मतलब ये दोनों आरएनए वायरसेस के एग्जाम्पल हैं जो बॉडी में कैंसर पैदा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इन दोनों को याद रखें। दूसरा है ल्यूकीमिया कंडीशन है, ठीक है, जो कह लीजिए कैंसर की कंडीशन को कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि असामान्य लाल रक्त कोशिकाओं का त्वरित अति उत्पादन है। तो होता क्या है ह्यूमन बॉडी में
ल्यूकीमिया कंडीशन में क्या है कि हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है वाइट ब्लड सेल्स में, ठीक। तो कैंसर को दूसरे शब्दों में ही आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है विच इज़ एक्सेस ऑफ WBC, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट है, किस बीमारी को यहाँ पे बुलीमिया नर्वोसा कहा जाता है। एक ये बीमारी होती है बेसिकली जिसमें पेशेंट को, मान लीजिए कोई खाना खा रहा है ना पेशेंट, अब उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको खाना खाना कब बंद करना है, लगातार वो खाता रहेगा, ठीक है। तो ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी जो बीमारी है उसको ऐसी बीमारी के रूप में जाना जाता है जो ज़्यादातर व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होती है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड है आपका ये सिलिकोसिस, ऑप्शन सी जो हो जाएगा। ये बेसिकली एक प्रकार का लंग इन्फेक्शन होता है, जैसे कि जो कुछ फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं जहाँ पे डस्ट बहुत होती है ना, मोस्टली जैसे सिलिका डस्ट से, ये एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है जो आपके इसमें आपका जो लंग्स है उसको इन्फेक्ट करेगा, और इसका नाम ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है, ल्यूकोडर्मा से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ल्यूकोडर्मा एक बीमारी है जिसको आप सफ़ेद दाग कह सकते हैं, ठीक है। आपने कई लोगों को देखा होगा। तो कई लोगों को जन्मजात भी होती है बीमारी, कई लोगों को जैसे कुछ कह लीजिए दवाओं के इन्फेक्शन के कारण भी एडल्ट एज में या अन्य किसी एज में भी हो सकता है, ठीक। तो ये स्किन की डिजीज़ है ना, बॉडी पे ऐसे सफ़ेद जो दाग पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, स्लीप एपनिया एक गंभीर निद्रा विकार है जिसमें लोग क्या करते हैं, ठीक है। स्लीप एपनिया इज अ सीरियस स्लीप डिसऑर्डर इन विच पीपल ब्रीफली एंड रिपीटेडली स्टॉप ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप। आप सोते रहेंगे रात को, मान लीजिए 12 बजे आप सोने गए, 2 बजे के आसपास ये हुआ कि नींद में ही थोड़ी देर के लिए आप बार बार जो है सांस रोक लेंगे। तो एक प्रकार का ये इस प्रकार का स्लीपिंग डिसऑर्डर है स्लीप एपनिया। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, सही कथन को देखना है। ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहा जाता है और ब्राइट्स रोग मानव शरीर में हृदय को प्रभावित करती है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, ब्राइट्स रोग एक बीमारी है, यूरेमिया जिसको कहा जाता है। तो यूरिन से इसको आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। किडनी को बेसिकली ये अफेक्ट करता है, ठीक है। आप देखेंगे तो जो है ये स्वेलिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है, और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ अगर है किसी भी पेशेंट को, तो उनमें ये जो है किडनी से संबंधित बीमारी देखी जाती है। तो विकल्प सिर्फ एक को चुनेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस आपने प्लांट्स के रेफरेंस में पढ़ा होगा। 2 स्टेटमेंट है, इसमें जो है दूसरा सही है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है फॉर द पर्पज ऑफ कह लीजिए एनर्जी प्लांट्स के लिए, ठीक। पहला स्टेटमेंट गलत है, सुक्रोज यहाँ लिखा था। और आप जानते ही हैं कि जैसे ये सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन क्या है इसका बाई प्रोडक्ट है जो पर्यावरण में प्लांट्स के द्वारा छोड़ा जाता है। इसमें है परागण, इसमें से किसमें होता है। तो पॉलिनेशन यानी कि परागण पौधों में देखेंगे तो उनका जो ये फ्लावर्स होते हैं ना, पुष्प, उसमें होने वाली एक्टिविटी है जो कह लीजिए लैंगिक जनन के लिए पुष्प मतलब ये पौधों में आवश्यक होती है, ठीक। कुछ इस प्रकार से बेसिक लेवल पे आप समझ सकते हैं, ठीक। इसमें देखें, एम्ब्रायो की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है क्या कहलाती है। तो गर्भधारण में देखेंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में आप देखिए तो लगभग तीसरे महीने की स्थिति में एम्ब्रायो जो डेवलप होकर के जो आकार ले रहा है या उस समय जो उसको कहा जाता है ना, तो फीटस वाली जो अवस्था है उसमें जो भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनकी पहचान जो स्कैन वगैरह के माध्यम से की जा सकती है, ठीक। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में जो नेचुरल सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं उसमें से आप जैसे जानते होंगे लिटमस पेपर, ठीक है, कि जैसे आप उस पर एसिड डालेंगे तो क्या कलर आएगा, बेस कोई सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या कलर आएगा, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इन विकल्पों में देखेंगे अगर तो लाल गोभी जो एक होती है ना, पत्ता गोभी आपने देखा होगा शायद, उसके पत्ते और हल्दी, इसके अलावा जैसे एक और चाइना रोज होता है, ठीक है। ये 3-4 एग्जांपल्स हैं जो नेचुरल हमारे सोर्सेज हैं किसके, एसिड बेस इंडिकेटर्स के। तो विकल्प ए को चुनिए।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो इसको एक प्रकार से कई बार टैबलेट्स के रूप में, एक कह लीजिए एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है एसिडिटी वगैरह की कंडीशन में। तो केमिकली जो है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक। इसमें 3 कथन है क्षार यानी कि बेसिस के बारे में। कौन सा सही है देख लेते हैं। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अभी हमने जैसे ऊपर बात की थी ना नेचुरल सोर्सेस के बारे में, तो लिटमस पेपर में अगर बेसिक सॉल्यूशन कोई डालेंगे तो उसको रेड लिटमस को नीला कर देता है, तो ये बात तो ठीक है। दूसरा है स्वाद में यह मीठा होता है, तो ये कथन गलत है, ये कड़वा होगा, है ना, तो ये वाला गलत हो गया। बाकी जलीय माध्यम में OH आयन जो है प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल तीसरा भी ठीक है। 1 और 3 को चुनेंगे। सही कथन चुने। मस्टर्ड गैस एक प्रकार की विषैली द्रव है ना, जिसको कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज़ किया गया था। बहुत सारे लोग इसकी वजह से मारे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, देखेंगे तो उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है कि इसको जो है डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड के नाम से जाना जाता है, तो केमिकल नाम इसका ध्यान रखिएगा हो सके तो। दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं। मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं? तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH4, है ना, 4 हो जाएगा। अब हीरा और ग्रेफाइट के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए एलोट्रोप्स होते हैं बेसिकली ये कार्बन के दोनों, एग्जाम्पल के तौर पे शायद हमने आपको पहले बता रखा है। तो इनकी जो संरचना देखते हैं आप केमिकली, तो चतुष्फलकीय होती है डायमंड में और ग्रेफाइट में षटकोणी, है ना, 6 बेसिस। तो ये वाला ठीक है। दूसरा है इनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों अलग अलग होते हैं, ये बात गलत है, समान होते हैं, ठीक है। ऑप्शन दूसरे को गलत चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से किसने हाइड्रोजन की खोज की थी? तो इस प्रकार की डिस्कवरीज के बारे में भी कई बार पूछा था साइंटिस्ट का नाम, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है हाइड्रोजन की खोज की गई, ऑप्शन बी। ठोस खाद्य सामग्री की पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम और कम खर्चीली वाली प्लास्टिक कौन सी है? तो प्लास्टिक के यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं, जो भी हम मतलब मार्केट में आप देखते हैं ना कि फूड आइटम्स को पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है, तो पॉलीएथिलीन टाइप ऑफ जो है इसको यूज़ करता है। नेक्स्ट देखें, यूरिया जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है, अमोनिया और इसमें से किसके बीच प्रतिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है? तो यूरिया का बेसिकली जो फॉर्मेशन है कह लीजिए ये अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, इनके बीच रिएक्शन के माध्यम से किया जाता है। और यूरिया का कई बार फार्मूला पूछा गया है, उसको ध्यान रखेंगे, NH2CO NH2, ठीक। मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में सही कथन चुनना है। तो चौथे नंबर के बादशाह को जहांगीर के नाम से आप जानते हैं। जन्म की बात करें तो 30 अगस्त 1579 को मरियम उज जमानी और अकबर के यहाँ इनका जन्म हुआ। तो 1579 नहीं 1569 ये वर्ष था, इस वजह से ये गलत है। और अकबर के द्वारा इनको शेखू बाबा कहा जाता था, तो ये वाली बात ठीक है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने शाही न्याय चाहने वालों के लिए इसमें से किस शहर में जंजीर-ए-आदिल, एक न्याय की जंजीर थी, उसकी स्थापना की थी? यहाँ पे जो कह लीजिए जो रॉयल जस्टिस चाहते थे बादशाह के कोर्ट से, तो ये आगरा में इस्टेब्लिश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से शासक गंगा जल का पान करते थे? यानी कि गंगा जल को जैसे हिंदू धर्म में लोग प्रसाद के रूप में, है ना, या जो कर्मकांड रिचुअल्स होते हैं उसके दौरान ग्रहण करते हैं, तो वैसे ही कुछ इतिहासकारों ने अपने अकाउंट्स में ये बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ठीक है, ये सभी जो है इस प्रकार की एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। तो नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन सभी के। भेरावाल का युद्ध 1606 में जो कि खुसरो ने बेसिकली जहांगीर के गद्दी पे बैठते ही खुसरो ने विद्रोह किया था जहांगीर के अगेंस्ट, ठीक। तो खुसरो की सहायता इस युद्ध में जो है करने में जो लोग शामिल रहे, तो उसमें से किन व्यक्तियों को सजा दी गई? तो यहाँ पे जैसे 2 नाम लिखे हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना और गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे। तो भेरावाल का जो युद्ध हुआ ये वर्तमान का जो ये जालंधर का एरिया है वहाँ के निकट हुआ था, ठीक। और इस युद्ध में जो है जहांगीर ने खुसरो को पराजित किया और उसके बाद उसको अंधा करवा दिया था, ठीक। और यहाँ पे सहायता करने वालों में जैसे अर्जुन देव को फांसी पर लटकवा दिया गया, अब्दुल रहीम खाने खाना को काफ़ी यातनाएँ दी गई। इसके अलावा जैसे नूरजहां के पिता इत्माउद्दौला को कैद दे दी गई थी, है ना। तो कुछ ये सब चीज़ें थी, ध्यान रखेंगे।
किस मुगल शासक को न्याय की पुकार सुनने के लिए, अपनी प्रजा को सुविधा प्रदान करने के लिए न्याय की घंटी, एक बेल ऑफ जस्टिस की स्टैब्लिशमेंट की गई थी, उसके लिए पूछा गया किसको जाना जाता है? तो ये भी जो है जहांगीर से ही रिलेटेड है। इनके जो है पैलेस में इसको स्थापित किया गया था। इसमें देखें अंग्रेजी राजनयिक थॉमस रो के बारे में गलत कथन को देखना है। तो ये जो है अंग्रेजी राजा उस समय थे जेम्स प्रथम 1615 के आसपास, ठीक। तो उनके राजदूत के रूप में इंडिया में आया था ये, है ना, लेकिन भरूच बंदरगाह नहीं सूरत पे आया था, तो पहला गलत है। और जहांगीर के कोर्ट में लगभग 1619 तक जो है रहा था, ठीक। तो यहाँ से ये वाला दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सम्राट इसमें से कौन था जिसके शासनकाल के दौरान भारत में पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू की शुरुआत की गई? तो पहले भी हमने बताया कि कई सारी खाने पीने की चीज़ें जो इंडिया में होती नहीं थी, पुर्तगीज़ ने इंट्रोड्यूस की थी, जैसे कि तंबाकू हो गया, काजू, बादाम, आलू, है ना, टमाटर, पाइनएप्पल, ये सब जो चीज़ें हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पे जो टोबैको का कल्टीवेशन कह लीजिए या प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ इंडिया में पुर्तगीज़ के द्वारा जहांगीर के टाइम पीरियड में। अच्छा, इसमें इन्होंने ऑप्शन ए माना हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा कोई नहीं, यहाँ पे डिस्टिंक्शन समझ लेते हैं। जैसे अब देखिए इसमें जैसे इंग्लिश स्टेटमेंट की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे अगर इंडिया में, तो बेसिकली अराउंड 1605 में, है ना, इंट्रोडक्शन का ईयर माना जाता है पुर्तगीज़ के द्वारा टोबैको का। तो उसी वर्ष देखेंगे अकबर की डेथ का भी ईयर है ये। तो इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हम ये मान सकते हैं अकबर को, ठीक है। चूँकि सबसे फर्स्ट टाइम अकबर और उनके जो नोबल्स थे वो इनकाउंटर हुए थे ये टोबैको से कह लीजिए इंडिया में। और वहीं अगर हम जैसे बात करें कल्टीवेशन जब स्टार्ट होता है तो 1606 के अराउंड जो है मेजरली ये जो है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इंडिया में। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इंट्रोडक्शन के लिए अकबर को चुनिएगा, और अगर कई बार किसी स्टेटमेंट ये पूछा जाए कि व्यापक रूप से उत्पादन कब होने लगा तो उसमें यहाँ पे जो है जहांगीर को चुनिएगा, ठीक। पाकिस्तान में स्थित मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो इनके मकबरे भी कई बार अक्सर पूछे जाते हैं। तो जहांगीर का है इसमें लाहौर में, ठीक। नेक्स्ट है वॉर एंड पीस शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी फेमस एक पुस्तक है, लियो टॉलस्टॉय एक राइटर है ना इनकी। एंशिएंट इंडिया की एक नाट्य शास्त्र के ऊपर पुस्तक है कर्ण सुंदरी, इसके लेखक कौन है? तो बिल्हड़ का नाम आपने सुना हो, ये इसके राइटर हैं। अब एंशिएंट हिस्टोरिकल टाइम के एक राइटर हैं क्षेमेंद्र, इनकी कौन सी पुस्तकें यहाँ पर हैं या उनके द्वारा लिखी गई हैं? तो रामायण मंजरी, कला विलास, सुवृत्त तिलक, ये तीनों ही हैं। देखिए ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो लेखक का नाम और किताबों का नाम थोड़ा हो सके तो याद रखें। पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये हिंदी जो ये ऑप्शनल पढ़ते हैं ना लिटरेचर वगैरह के स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी में, तो वहाँ पे भी काफ़ी इसका जो है जो मतलब ये जाना जाता है फैक्ट। तो उसी क्रम में ये है कि इसके राइटर कौन है, तो यहाँ पे चंद्रबरदाई जो है विकल्प सी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मित्र लाभ, दोस्तों की जीत की कहानी है? तो ये स्टोरी ऑफ मित्रा, ये इसमें है ना पंचतंत्र में। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कई सारी पुस्तकें हैं, पूछी जाती हैं अक्सर, उसमें से तीनों यहाँ पे जो है लिखी हैं उनके द्वारा ही हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी और वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। दो स्टेटमेंट है, फिर से गलत को देखना है। मंसूर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार का प्रमुख प्रकृति चित्रकार था, यानी कि जो नेचुरल टाइप ऑफ पेंटिंग्स बनती थी, है ना, उसके संबंधित एक फेमस आर्टिस्ट था मंसूर, तो ये कथन ठीक है। दूसरा है अबुल हसन जहांगीर के अधीन एक विपुल कलाकार था जिसको नादिर उज जमान की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो टाइटल्स भी ध्यान रखिएगा, और काफ़ी जो है डाइवर्स टाइप के ये पेंटर थे अबुल हसन भी। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें ठीक है। शाहजहां की माता का नाम क्या था ये बताना है। तो जो है राठौर राजकुमारी थी जो है जगत गोसाई, ठीक, ऑप्शन सी। अब देखें तीन स्टेटमेंट है, लाल किले के बारे में सही कथन देखना है उसी बारे में। तो इसे शाही मुगल परिवारों के निवास के रूप में बनाया गया था और इसका नाम किला ए मुबारक रखा गया, ठीक। नहर ए बहिश्त इसमें सबसे खूबसूरत रचना है।
और उस्ताद अहमद लाहौरी इस किले के वास्तुकार थे। तो तीनों बातें ठीक हैं। जब आगरा से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र की गई शाहजहां के द्वारा, उसी समय इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है कमीशन किया गया था। और तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे ठीक है। नहर ए बहिश्त के बारे में थोड़ा सर्च करके इमेज वगैरह देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट संरचना है लाल किले के अंदर जो है। निम्नलिखित में से किसका शाहजहां के शासनकाल से संबंध नहीं है? तो कंस्ट्रक्शन जिन चीज़ों का शाहजहां के टाइम पीरियड में हुआ है उसमें से एक नहीं है किला ए कोहना। ये मस्जिद जो है इधर आप न्यू दिल्ली में ही जो पुराना किला एक है, शेर शाह सूरी के टाइम पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था उसके अंदर। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे ऑड चुनेंगे। दो स्टेटमेंट फिर से है, सही कथन देखना है। शाहजहां को कृषकों का हितैषी माना गया है। तो शाहजहां के टाइम पीरियड में कृषकों के लिए जो है कई सारे जो है एक्टिविटीज़ या कह लीजिए सपोर्टिव काम किए, उस वजह से ये स्टेटमेंट कहा गया। और एक रानी नहर का निर्माण लाहौर तक करवाया गया था एक। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 बार भारत का दौरा करने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था? तो एक फ्रांसीसी ट्रैवलर और फिजिशियन डॉक्टर कह लीजिए था ये ट्रैवर्नियर। ठीक है, जैन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर इसका पूरा नाम था। तो देखेंगे इसमें जो है 1658 के आसपास जो अराइवल है उसमें दारा शिकोह के फिजिशियन के रूप में भी इसने काम किया था। लेटर ऑन फिर औरंगजेब के कोर्ट से भी अटैच हुआ ये। तो ये जो है लगभग कुल 6 बार इसके बारे में मतलब ऐतिहासिक विवरण मिलता है। आगे देखें, कोह ए नूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो कोहिनूर हीरे के रूप में आप जिसे जानते हैं उसकी मतलब कई सारी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, इसको डिटेल में प्लीज़ पढ़िएगा। सबसे पहले जो देखें अगर हम बात, तो ये इसमें गोलकुंडा खान जो है यहाँ पे वारंगल में, वहाँ से सबसे पहले इसको निकाला गया। और एक हिस्टोरियन के नाम था खफ़ी खां, उनके अनुसार तेलंगाना के उस समय शासक थे प्रताप रुद्रदेव। ठीक, तो उन्होंने ये जो है इसको मलिक कफूर को दिया, फिर वो अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, ऐसे एक साक्ष्य ये है। ठीक है, लेटर ऑन अगर हम जैसे यहाँ पर शाहजहां वाले इवेंट पे देखें तो उसमें जो है मीर जुमला करके एक था, है ना, मोहम्मद सईद, इसने शाहजहां को दिया और उसने अपने जो मयूर सिंहासन था उसमें इसको लगवाया। फिर लेटर ऑन देखेंगे तो जैसे 1739 में ये नादिर शाह के अटैक में वो मयूर सिंहासन को ईरान ले गया, तो वहाँ पे जो है फाइनली इसको जो वर्तमान का ये कोहिनूर नाम है, ठीक, वो मिला। उसके बाद के इवेंट्स में फिर आप देखेंगे जैसे ब्रिटिश क्राउन और ये फिर आगे की चीज़ें, तो प्लीज़ थोड़ा इसको डिटेल में देखिएगा। दारा शिकोह के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो शाहजहां के 4 पुत्र थे कुल, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब, मुराद बख्श। ठीक है, उसी में से एक ये भी है। तो मज्म उल बहरीन इसको लिखा था और योग वशिष्ठ और भगवत गीता का फारसी अनुवाद भी किया। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है ठीक है। इसमें हम सी को चुनेंगे। और यहाँ पे जैसे अभी हमने शाहजहां के बारे में चीज़ें देखी और जहांगीर, तो इन दोनों चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ लीजिएगा और जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे प्लीज़ कमेंट करिए। यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।